Good evening, friends. Today's our topic is effect of radiation in oral cavity or oral mucosa. It is an important topic from oral medicine and radiology. It is come as a long answer question or short note. Let's start. Introduction. So, the oral cavity is irradiated during the course of healing of radiosensitive oral malignant tumor. एग्जाम्पल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. एज वी ऑल नो कि हमारी ओरल कैविटी में बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं, आइदर बिनाइन और मैलिग्नेंट. तो जब ये ट्यूमर किसी ओरल कैविटी में होते हैं तो इसका ट्रीटमेंट होता है रेडियोथेरेपी के थ्रू. तो रेडियोथेरेपी में बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन दी जाती है ओरल कैविटी में, जिसकी वजह से हमें अलग अलग चेंजेस दिखते हैं उस एरियाज में. ठीक है. ओरल म्यूकोसा. तो अगर हम इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ओरल म्यूकोसा पे देखें तो हमें क्या दिखता है. ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन कंटेन द बेसल लेयर ऑफ डिफरेंशिएटिंग इंटरमाइटोटिक सेल्स which are highly radiosensitive. At the end of second week of therapy, the mucous membrane begin to show area of redness and inflammation. This state is called mucositis. तो क्या होता है कि हमारी ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन में बेसल लेयर होती है. ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में बेसल लेयर होती है जो माइटोटिक सेल में डिवाइड हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है बेसल लेयर माइटोटिक सेल में. और ये जो माइटोटिक सेल्स हैं ये हाईली रेडियो सेंसिटिव सेल्स होती हैं. ठीक है. माइटोटिक सेल इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट इन ओरल कैविटी. तो बेसल लेयर्स किस में डिफ्रेंशिएट हो रही है. माइटोटिक सेल्स में. माइटोटिक सेल्स रेडियो सेंसिटिव होती है. क्योंकि ये रेडियो सेंसिटिव हैं तो इनकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में अलग अलग चेंजेस दिखते हैं. जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन में रेडनेस हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी. और अगर म्यूकोसा में रेडनेस और इन्फ्लामेशन होती है तो इस स्टेट को हम बोलते हैं म्यूकोसाइटिस. ठीक है. म्यूकोसाइटिस का मतलब होता है साइटिस. आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन और म्यूको का मतलब होता है म्यूकोसा. तो रेडियो थेरेपी के टाइम पर ओरल म्यूकोसा में म्यूकोसाइटिस दिखता है. क्यों? मैंने रीज़न बताया कि बेसल लेयर प्रेजेंट होती है, वो डिफ्रेंशिएट होगी माइटोटिक सेल में. क्योंकि माइटोटिक सेल रेडियो सेंसिटिव हैं तो ये रेडनेस और इन्फ्लामेशन शो करता है, जिसको हम म्यूकोसाइटिस बोलते हैं. As the therapy continue, the mucous membrane break down with the formation of white or yellow pseudomembrane. तो जैसे ही हमारी थेरेपी कंटिन्यू रहती है, ठीक है, ये हमें कब दिखेगा. इनिशियल स्टेज में दिखती है. हमारा सेकेंड वीक का एंड चल रहा होगा तो हमें म्यूकोसाइटिस दिखता है. ठीक. लेकिन हमारी थेरेपी जैसे कंटिन्यू रहती है फिर हमारी म्यूकोसा मेम्ब्रेन में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है. और ब्रेक डाउन होने के बाद वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी येलो या वाइट सूडो मेम्ब्रेन की. ठीक है. यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन. रेडनेस और इन्फ्लामेशन के बाद ये जो एरिया है इसमें ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया. ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे येलो या वाइट सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है. अंडरस्टूड. एट द एंड ऑफ थेरेपी the mucositis is severe, painful, leading to difficulty in talking, eating and swallowing. तो जैसे ही हमारी थेरेपी का एंड चल रहा होता है ये जो हमारी म्यूकोसाइटिस थी ये सीवियर हो जाती है, पेनफुल कंडीशन होती है और पेशेंट को बात करने में, ईटिंग करने में और स्वेलो करने में भी डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है. अभी हमने अब तक क्या देखा. सबसे पहले हम सेकेंड वीक में आए थे. उसमें क्या हुआ. म्यूकोस मेम्ब्रेन में रेडनेस आई और इन्फ्लामेशन हुई. ठीक है. उसके बाद हमने देखा कि वाइट और येलो सूडो मेम्ब्रेन बनेगी. सेकेंड स्टेप इज वाइट एंड येलो सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन. ठीक है. और लास्ट होता है सीवियर पेनफुल कंडीशन जिसमें पेशेंट को ईटिंग, टॉकिंग और स्वेलोइंग में भी प्रॉब्लम होती है. तो ये हमने 3 स्टेजेस देख ली अपनी म्यूकोसाइटिस की या म्यूकस मेम्ब्रेन पर इफेक्ट के. आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ थेरेपी द हीलिंग में बी कंप्लीट
after about 2 months, but the mucous membrane tend to become thin, atrophic and relative avascular. तो जैसे ही हमारा थेरेपी का लास्ट होता है, टर्मिनेशन पे होती है थेरेपी, हीलिंग हो जाती है, 2 मंथ के अंदर हमारी हीलिंग हो जाएगी, लेकिन अभी भी जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो थिन हो चुकी है और वो थिन ही रहेगी, उसमें एट्रोपिक हो जाएगी। एट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि उसमें जो सेल्स हैं उनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर सेल का नंबर रिड्यूस हुआ तो थिन हो जाएगी, ठीक है, और रिलेटिवली एवेस्कुलर हो जाती है। पहले ब्लड वेसल्स की सप्लाई ज़्यादा थी, ज़्यादा ब्लड वेस्कुलरिटी थी, लेकिन बाद में वेस्कुलर सप्लाई भी कम हो जाती है। सेकेंड, इन्फेक्शन ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस इज वेरी कॉमन और कॉम्प्लिकेशन। तो रेडियोथेरेपी के बाद हमें क्या दिखता है, कैंडिडा एल्बिकेंस का इन्फेक्शन, जो कि बहुत कॉमन होता है आफ्टर रेडियोथेरेपी ऑफ ओरल म्यूकोसा या ओरल कैविटी। पेशेंट इज यूजुअली प्रोन टू ओरल अल्सरेशन एंड अनेबल टू टॉलरेट डेंचर, ठीक है। तो जो हमारा पेशेंट होगा वो यूजुअली ओरल अल्सरेशन के लिए प्रोन हो जाता है, उसकी ओरल कैविटी में बार बार अल्सर्स होंगे, और अगर वो डेंचर वियरिंग पेशेंट है या ईडेंचुलस पेशेंट है तो उसे डेंचर वियर करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ओरल म्यूकोसा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेस्ट बर्ड्स आर सेंसिटिव टू रेडिएशन, इवन थेरेपेटिक डोज ऑफ रेडिएशन कोज डीजनरेशन ऑफ टेस्ट बर्ड, ठीक है। तो जो हमारी टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं रेडिएशन के लिए। अगर थेरेपेटिक डोज भी ले रहे हो तो उससे भी उस रेडिएशन से भी टेस्ट बर्ड पे इफेक्ट पड़ता है। और क्या इफेक्ट पड़ता है? डीजनरेशन हो जाता है टेस्ट बर्ड का, ठीक है, डीजनरेशन हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, इस एरिया में टेस्ट बर्ड नहीं है, एब्सेंट हो चुकी हैं, तो डीजनरेट कर जाती हैं। लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन अकर ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ थेरेपी। जैसे ही पेशेंट की सेकेंड और थर्ड वीक थेरेपी हो रही होगी तभी से उसका सेंसेशन का लॉस होना शुरू हो जाता है। लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन कैन बी पार्शियल और कंप्लीट। ये जो टेस्ट सेंसेशन का लॉस है ये पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। किसी पार्ट पे टंग को उसको टेस्ट नहीं आ रहा हो, या फिर कंप्लीट उसका टेस्ट लॉस हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोस्टीरियर 2/3 एरिया इन्वॉल्व हुआ होगा तो पेशेंट को बिटर और एसिडिक फ्लेवर नहीं समझ आएंगे। अगर पोस्टीरियर 2/3 हुआ होगा तो पेशेंट को बिटर और एसिडिक नहीं समझ आएंगे। अगर एंटीरियर 1/3 हुआ होगा तो स्वीट सॉल्टी फ्लेवर्स नहीं पता लगेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि टेस्ट बर्ड जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं रेडिएशन के लिए। अगर आप थेरेपेटिक डोज भी ले रहे हो तो उससे भी डिजनरेशन हो सकता है। कब शुरू होता है? सेकेंड एंड थर्ड वीक में थेरेपी के। जो इसमें हमारा पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी। पार्शियल का मतलब हो सकता है थोड़े से हिस्से में, थोड़े से पार्ट में सेंसेशन नहीं आए, आइदर पोस्टीरियर 2/3 और 1/3, ठीक है। या कंप्लीट सेंसेशन का लॉस हो जाए, ना पोस्टीरियर में सेंसेशन फील हो ना एंटीरियर में, ठीक है। क्योंकि पोस्टीरियर 2/3 एरिया जो होता है वो बिटर और एसिडिक फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर पोस्टीरियर 2/3 एरिया इन्वॉल्व है तो पेशेंट को बिटर एंड एसिडिक फ्लेवर नहीं पता चलेगा। अगर एंटीरियर 1/3 इन्वॉल्व है तो स्वीट और सोल्टी फ्लेवर इफेक्ट होता है, ठीक है। अब आ गए हैं इफेक्ट ऑन सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? पैरेन्काइमल कंपोनेंट ऑफ द ग्लैंड इज सेंसिटिव टू रेडिएशन, ठीक है। हमें पता है हमारी ग्लैंड में पैरेन्काइमल कंपोनेंट होता है जो कि रेडिएशन के लिए सेंसिटिव है। ग्लैंड्स डेमोन्स्ट्रेट प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, एडिपोज, लॉस ऑफ फाइन वेस्कुलरेचर, ठीक है। तो क्या चेंजेस दिखते हैं हमें कि उसमें प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि फाइब्रस कंपोनेंट का बढ़ना, ठीक है, फाइबर बढ़ जाते हैं वहाँ पर। एडिपोसिस होता है, जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है उसकी अमाउंट बढ़ती है, और जो हमारी वेस्कुलेचर होता है, ब्लड सप्लाई होती है, वो रिड्यूस हो जाती है या लॉस हो जाएगी। देयर इज अ मार्क्ड डिक्रीज इन सलाइवरी फ्लो।
हमारा जो सलाइवरी फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा इज इफेक्टेड, जो सलाइवा की कंपोजिशन है वो अफेक्ट होगी। कंपोजिशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी तीनों ही अफेक्ट होंगी। कैसे? जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाता है फ्लो। कंपोजिशन अफेक्ट होती है जिससे उसकी क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। और सलाइवा में जो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। सलाइवा लॉसेस इट्स ल्यूब्रिकेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। एज वी नो कि सलाइवा की ल्यूब्रिकेंट प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इजीली च्यूई कर पाते हैं, तो वो ल्यूब्रिकेंट प्रॉपर्टी भी लूज हो जाती है। माउथ बिकम ड्राई एंड टेंडर ड्यू टू जीरोस्टोमिया, ठीक है। जो हमारा माउथ होगा वो ड्राई हो जाएगा और टेंडर हो जाता है क्योंकि वो ये एक जीरोस्टोमिया कंडीशन होती है। पीएच ऑफ सलाइवा इज डिक्रीज, जो सलाइवा का पीएच है वो डिक्रीज होगा, विच में इनिशिएट डीकैल्सिफिकेशन, जिसकी वजह से डीकैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। हमें पता है कि हमारा डीकैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि दांत में कैल्सिफिकेशन का रिड्यूस होना, ठीक है, क्योंकि हमारा डीकैल्सिफिकेशन को रोकता है अच्छा सलाइवरी फ्लो। अगर सलाइवरी फ्लो अच्छा नहीं है तो डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा इनेमल का। तो हमने क्या देखा सलाइवरी ग्लैंड में? फर्स्ट पॉइंट, पैरेन्काइमल कंपोनेंट सेंसिटिव है रेडिएशन से, ओके। उसके बाद हमने देखा कि फाइब्रस बनना शुरू हो जाता है, एडिपोज टिश्यू बनता है और वेस्कुलर सप्लाई कम हो जाती है। सलाइवरी फ्लो रिड्यूस होगा, सलाइवा की जो कंपोजिशन है वो अफेक्ट होगी, कुछ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है सलाइवा में जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम वगैरह। सलाइवा अपनी ल्यूब्रिकेंट प्रॉपर्टी को लूज करता है, माउथ ड्राई हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा क्योंकि ये जीरोस्टोमिया कंडीशन होती है, पीएच अफेक्ट होगा और डीकैल्सिफिकेशन हो जाता है इनेमल का। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑन टीथ। टीथ पे क्या इफेक्ट दिखता है? अडल्ट टीथ आर रेसिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। जो अडल्ट टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ हैं, वो रेसिस्टेंट शो करते हैं रेडिएशन से। रेडिएशन कैरीज, रेडिएशन कैरीज का मतलब क्या होता है? रेडिएशन कैरीज, तो रेडिएशन कैरीज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेडिएशन से जो कैरीज होती हैं उनको हम रेडिएशन कैरीज बोलते हैं। इन्वॉल्व मेनली सीमेंटम एंड डेंटिन एट द सर्वाइकल लीजन। तो ये जो रेडिएशन कैरीज होती हैं ये सीमेंटम और डेंटिन को अफेक्ट करती हैं और किस पोर्शन पे करती हैं? सर्वाइकल लीजन्स बनाती हैं। सीमेंटम एज वी ऑल नो आउटर कवरिंग ऑफ रूट, एंड डेंटिन होता है रूट पे भी और इनामल पे भी। तो डेंटिन एंड सीमेंटम को अफेक्ट करती हैं और मेनली ये सर्वाइकल लीजन बनाती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है सर्वाइकल लीजन्स बने हुए हैं। डार्क पिगमेंटेशन ऑफ क्राउन, इसके अलावा जो क्राउन होगा उसमें पिगमेंटेशन शो होगी। सुपरफिशियल लीजन्स होते हैं, ठीक है, वो बक्कल हो सकते हैं, इंसाइजल, पैलेटल एंड ऑक्लूजल। तो ये था हमारे अडल्ट टीथ के लिए। क्या देखा हमने? अडल्ट टीथ वैसे ज़्यादा रेसिस्टेंट होते हैं पर इनमें भी रेडिएशन कैरीज हो सकती हैं। तो रेडिएशन कैरीज अगर हो रही हैं तो सीमेंटम एंड डेंटिन को अफेक्ट करेंगी, सर्वाइकल लीजन्स बनाएगी, क्राउन की डार्क पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, सुपरफिशियल लीजन्स देखने मिलते हैं जैसे कि बक्कल एरिया पे, इंसाइजल, पैलेटल, ऑक्लूजल। अब ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है? ठीक है, अगर हमारा दांत, हमारा टूथ ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेज पे है तो रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? फर्स्ट, बिफोर कैल्सिफिकेशन, अभी तक हमारा कैल्सिफिकेशन हुआ नहीं है, हमारे टूथ में कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा? देयर इज ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ टूथ बड विच रिजल्ट इन पार्शियल एनोडोंशिया। तो अगर कोई टूथ का कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ है तो उसकी जो टूथ बड है वो कम्प्लीटली खराब हो जाएगी, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब टूथ बड ही नहीं बचेगी तो वो दांत ही नहीं आएगा, वो टूथ ही नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से हमें पार्शियल एनोडोंशिया देखने मिलता है। एनोडोंशिया, पार्शियल एनोडोंशिया का मतलब होता है कि एक या कुछ दांत मिसिंग होना, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल एनोडोंशिया। तो ये था हमारा बिफोर कैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट, वंस कैल्सिफिकेशन स्टार्ट, अगर हमारा कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो गया है
तो हमें हाइपोप्लास्टिक चेंजेस दिखेंगे। हाइपोप्लास्टिक चेंजेस का मतलब क्या होता है कि अच्छे से कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाना, इनैमल इनकम्प्लीट रह जाना, ठीक है। ड्यूरिंग रूट डेवलपमेंट, अगर रूट डेवलपमेंट के टाइम पे हमारा रेडिएशन है तो रिटार्डेशन और लॉस ऑफ रूट डेवलपमेंट, या तो उसका जो रेट है वो रिटार्ड कर जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होगी, या उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सारे थे हमारे इफेक्ट्स ऑन टूथ। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन बोन। तो रेडिएशन का बोन पे क्या क्या इफेक्ट दिखता है। मैरो इज रिप्लेस बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा बोन का मैरो पार्ट होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। मैरो पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज रिप्लेस बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इंडोस्टियम बिकम एट्रोपिक, जो इंडोस्टियम होगा बोन का वो एट्रोपिक हो जाएगी। एट्रोपिक का मतलब होता है रिड्यूस नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स का नंबर, वहाँ सेल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। बोन बिकम्स हाइपोवेस्कुलर, हाइपोसेल्युलर एंड हाइपोमिनरलाइज। जो आपकी बोन होगी वो हाइपोवेस्कुलर होगी। हाइपो वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नंबर में कम हो जाना, तो हाइपोवेस्कुलर का मतलब है कि उसकी वेस्कुलर सप्लाई रिड्यूस होगी। हाइपोसेल्युलर का मतलब उसकी सेल का नंबर रिड्यूस हो जाएगा, और हाइपोमिनरलाइज का मतलब होता है कि मिनरलाइजेशन कम होगा। तो बोन में वैस्कुलरिटी कम होगी, उसकी सेल नंबर कम होगी, और उनका मिनरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। द कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग इरिडेशन, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला होता है हमारा ओस्टियोरेडियोनेक्रोसिस। ओस्टियो मतलब समथिंग रिलेटेड विद बोन, रेडियो मतलब रेडिएशन की वजह से, नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ। तो ओस्टियोरेडियोनेक्रोसिस में क्या होता है कि रेडिएशंस की वजह से बोन सेल्स डैमेज हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। नेक्रोसिस ऑफ बोन में रिजल्ट इन नॉन हीलिंग अल्सर विच में अकर आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आप टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद रेडिएशन ले रहे हो तो वहाँ पे नॉन हीलिंग अल्सर हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है। लैक ऑफ ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इन एंडोस्टियम, तो जो भी हमारी ओस्टियोब्लास्टिक एंड ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हैं वो नहीं होंगी। ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब होता है बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। ब्लास्टिक का मतलब है फॉर्मिंग सेल्स, और ओस्टियोक्लास्टिक का मतलब है बोन डिस्ट्रक्शन सेल्स, ठीक है, बोन डिस्ट्रक्शन, ओके। तो ना तो बोन का फॉर्मेशन हो पाएगा क्योंकि ओस्टियोब्लास्टिक सेल्स नहीं काम कर रही हैं, ना बोन का डिस्ट्रक्शन हो पाएगा क्योंकि ओस्टियोक्लास्टिक सेल्स नहीं कर रही हैं। मैंडिबल अफेक्ट मोर देन मैक्सिला, तो जो हमारी मैंडिबल होती है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है मैक्सिला से, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ओरल कैविटी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, इट्स रियली मोटिवेटिंग मी। थैंक यू।